नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ हिंदी पाठ्य के गोधूली कक्षा 10वीं के काव्य खंड से। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्वदेशी शीर्षक से, है ना। स्वदेशी शीर्षक जिसके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनको आप प्यार से प्रेमघन भी कह सकते हैं शॉर्ट नेम में, यदि आपको पूरा ना बोलना हो तो। देखिएगा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम ही है स्वदेशी, अर्थात स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश की बात। अपने देश के बात को जानना ही स्वदेशी कहलाएगा। यहाँ पर प्रेमघन जी ने अपने देश के प्रति होने वाले अच्छे खराब चीज़ों का उल्लेख किया है। इस कवितांश में, इस पद्यांश में आपको स्वदेश मतलब आपके देश के प्रति क्या चीज़ गलतियाँ हैं, क्या चीज़ होना चाहिए था, क्या नहीं हो रही है, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, हर एक चीज़ों पर विशेष टिप्पणी किए हैं, है ना। पहले हम लोग लेखक का परिचय कर लेते हैं, कवि का परिचय कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के पाठ्य पुस्तक की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का जन्म 1855 ईस्वी को हुआ है और इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी को हुई है। इनका जन्म स्थल है मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ये अपना आदर्श मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को, है ना। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा। तो उन्हीं भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये अपना आदर्श मानते थे। इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1874 ईस्वी में। ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव में, है ना। जितने भी बिंदु मैंने यहाँ पर नोट किया है, ये सब के सब आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जैसे में आनंद कादम्बनी तथा नागरी नीरद। देखिएगा, ये दो तरह की पत्रिका है, उस समय पत्रिका ही चलती थी। ये जो आनंद कादम्बनी है, ये मासिक पत्रिका थी, और नागरी नीरद ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। इनकी क्या क्या विशेषता है, मतलब प्रेमघन जी में खासियत क्या है, क्या क्या इनमें खास बात है। ये निबंधकार हैं, अच्छे निबंधकार हैं, नाटककार भी हैं, ये कवि हैं और समीक्षक हैं, एक एक चीज़ों पर विचार करने वाले। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे प्रेमघन सर्वस्व। आपका ये जो शीर्षक है स्वदेशी, ये शीर्षक इसी प्रेमघन सर्वस्व से ही ली गई है। कभी कभी आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि स्वदेशी शीर्षक किस ग्रंथ से, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि स्वदेशी शीर्षक किस रचना शैली से संकलित किया गया है। तो आपको आंसर में देना है प्रेमघन सर्वस्व। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, ये दोनों जो है इनके प्रसिद्ध नाटक हुए हैं। जीर्ण जनपद इनकी काव्यखंड हुई है। तो इन्होंने ऐसे सारे रचनाओं को इन्होंने रचे हैं। इनकी जो रचना शैली है, लिखने का जो स्टाइल है, लिखने का जो तरीका है, वो है दोहा, है ना। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने घनानंद जी के बारे में पढ़ाया, तो घनानंद जी के लिखने का जो अंदाज था वह था सवैया और घनाक्षरी। इनमें ये लिखने में बहुत आगे थे। लेकिन उनकी जो ये रचना थी, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा मोह आंसुवान ही ले बरसो, ये दोनों सवैया विधा में लिखा गया है। और ये जो स्वदेशी चैप्टर है, ये दोहा स्टाइल में लिखा गया है। एक बार फिर से मैं बता दूं ये क्या है। अगर इसे आपको समझना है तो मैं हिंदी व्याकरण का जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं इसके बारे में जिक्र कर दूंगा कि दोहा क्या है, सवैया क्या है, सुरठा क्या है, घनाक्षरी क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में उल्लेख किया जाएगा, आप वहाँ पर समझ लीजिएगा। ओके। और काव्यखंड का ये जो चौथा अध्याय है, इससे पहले गुरु नानक जी के विषय में, रसखान जी के विषय में और घनानंद जी के विषय में, इन तीनों पाठ पर मैंने वीडियो लेक्चर बना दिए हैं। आप इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, आपको वहाँ भी लिंक मिल सकता है, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको तमाम प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगे। आप वहाँ से एक एक चीज़ों को पढ़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। एक नज़र आप इन चीज़ों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिख सकते हैं। इसके बाद मैं पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपको कहानी का, आपको कविता का, आपको स्वदेशी पाठ का उल्लेख करूंगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक की ओर लेकर चलता हूं, जिसमें मैं स्वदेशी पाठ के विषय में आपको कुछ बताने जा रहा हूं। जैसा कि पहले दोहे की बात की जाए तो इसमें देखिएगा, लिखा है सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत माँ दर्शात। कवि कहते हैं
कि हर प्रकार की जो वस्तुएं हैं अपने भारत में, सब के सब विदेशी वस्तु नजर आती है ना। यहाँ के गति मतलब स्वभाव, रति मतलब लगाव, रीत मतलब तरीका, पद्धति, सिस्टम। यहाँ का स्वभाव, आचार विचार, व्यवहार, तरीका, हर एक चीज विदेशी जैसा लगता है। इसलिए उन्होंने कहा भारतीयता कछु ना अब भारत माँ दर्शात, मतलब भारत में भारतीयता नाम की कोई चीज ही नहीं दिखती। एक बात आप हमको बताइएगा, आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि इसके अंदर ईमानदारी है, अर्थात ये व्यक्ति ईमानदार है? आप तभी कहते हो जब उसके अंदर ईमानदारी वाला गुण नजर आती है ना। ईमानदारी वाला गुण नजर आए तो आप कहते हो ये व्यक्ति ईमानदार है। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति में भारत वाला गुण नजर आएगा तभी तो आप कहोगे ये भारतीय है, और जो भारतीय है उसके अंदर भारतीयता का गुण होगा। तो भारतीयता प्रेमघन जी को दिखता ही नहीं है भारत में। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है क्योंकि भारत में हर एक वस्तुएं, सारी की सारी वस्तुएं, यहाँ का व्यवहार, यहाँ का चाल चलन, आचार विचार, संस्कृति, सभ्यता, सबके सब विदेशी हो गया है। इसलिए कवि कहते हैं भारत में भारतीयता दिखती ही नहीं। दूसरे दोहा में उन्होंने कहा कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किन्हों के हैं ये क्रिस्तान। कहा कि मनुज भारती, यहाँ पर मनुज भारती शब्द है। मनुज शब्द का मतलब होता है मनुष्य। कहाँ का मनुष्य? भारती। भारती का मतलब यहाँ पर है भारतीय, मतलब भारतीय मनुष्य। मनुज भारती देखी को, भारतीय मनुष्य को, भारत वाले लोग को देखकर कोई भी सकत नहीं पहचान ही नहीं सकता ये भारत का है। क्योंकि अपने भारत में जो प्राचीन समय से जो चलता आ रहा है, यहाँ का जो पद्धति था वो हर एक अलग अलग अंदाज का होता था, है ना। हर व्यक्ति का अलग अलग रंग रूप, हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका, हर व्यक्ति का अलग अलग अंदाज। यहाँ का अंदाज ही कुछ निराला होता है हमारे भारत की। लेकिन इन चीज़ों को विदेशी लोग अब हावी हो गए हैं हमारे भारत वाले लोगों पर। हम सारे लोग मिलकर, ये नहीं कि हम अछूते हैं, हम सभी लोग मिलकर विदेशी चीज़ों का पालन करने में लग पड़े हैं। जब हम सब मिलकर इन चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे फिर भारत में भारतीयता लेस मात्र रह जाएगी। हमारा भारत, जगत गुरु कहलाने वाला भारत, फिर एक सामान्य भारत कहलाने लगेगा। इसलिए हम लोगों को जागना होगा और जाग कर डटकर मुकाबला करना होगा कि हमारे भारत के भारतीयता को सजीव बनाकर रखना है, और इसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े। अब यहाँ देखिए ना, यहाँ कोई पहचान नहीं पाता कि ये मुसलमान है या फिर ये अंग्रेज हैं या फिर ये किसी और जाति के हैं, ये हैं वो हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसा प्रेमघन जी का कहना है। फिर उन्होंने कहा पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। अब और क्या बातें होने लगी है, भारत वाले लोगों को विदेशी भाषा पढ़ने में बहुत अभिरुचि जगने लगी है। आप देखें अभी 80% से अधिक बच्चों को या फिर लोगों को आप हिंदी बोलने को कह दें, शुद्ध हिंदी तो दूर की बात, वो अशुद्ध हिंदी भी सही से नहीं बोल पाते हैं। बताइए, वो हिंदी बोलना पसंद नहीं करते और ना बोल भी नहीं पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? वे लोग इन चीज़ों में अभिरुचि ही नहीं रखे हैं। सारे के सारे लोग अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना पसंद करते हैं। हमारे भारत के लोग, यहाँ तक कि सुदूर देहात के लोग अपने अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना पसंद करते हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप जिस ज़मीन से पैदा हुए हो, आप जिस संस्कार में जन्म लिए हो, आप जिस क्षेत्र में जन्म लिए हो, पहले आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, फिर आप बाकी चीज़ों को अच्छे से स्वीकार कर पाओगे। इसका क्या परिणाम निकलता है? बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में तो भेज दिया जाता है, लेकिन वे बच्चे सही से कुछ भी पढ़ नहीं पाते हैं, सही से समझ नहीं पाते हैं। भले ही काफ़ी समय तक वो अपने जीवन को वहाँ बिता दे, लेकिन उन्हें समझने में कुछ भी नहीं आती है ना। वो एक कोरा कागज के रूप में वो पढ़ता चला जाता है। एक समझिए ना, एक कमरा है जिसमें हम कोई चीज़ पैक करते जा रहे हैं, वही होता है वो बच्चे का दिमाग है, और वो पैक होता जाता है। उसकी अपना जो उसका अभिरुचि होना चाहिए, जो उसका अपना तजुर्बा होना चाहिए, अपना जो प्रतिभा होनी चाहिए, वो नहीं निकल पाती है। इसलिए हमें अपने मिट्टी से जुड़ना होगा, और हमें अपनी मिट्टी से जुड़कर अपनी भारत वाले चीज़ों को उभारना होगा, बढ़ाना होगा, तभी जा कर के हम अच्छे भारतीय बन पाएंगे और हम अच्छे नागरिक कहला पाएंगे, है ना।
फिर इन्होंने कहा, ठठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। कहा हर प्रकार के तरीकों में, उनके हर चाल चलन में, उनके जीने के अंदाज में सब विदेशी चीज़ें नज़र आती है। भारत का कुछ चीज़ तो नज़र ही नहीं आती। भारत का बस लेस मात्रा, मतलब हल्का सा झलक दिखता है, हाँ ये भारतीय है, बाकी हर एक चीज़ विदेशी स्टाइल। देखिएगा, हम जो भारत वाले हैं ना, हम लोग जो कवारी में रख देते हैं, मतलब हम लोगों का जो यूज किया हुआ चीज़ नहीं, जो यूज करके हम लोगों का बच जाता है, उसको हम लोग कवारी बोलते हैं। तो भारत वाले लोगों का जो कवारी में रखा रहता है ना, ये फैशन होता है विदेशी लोगों का, है ना। हमारे कवारी चीज़ों को यूज करके विदेशी वाले फैशन कहलाते हैं, वो फैशन उसको समझते हैं। अब बताइए, अगर हमारे चीज़ों को, हमारे कवारी वाला चीज़ को यूज करके वो फैशन कहलाता है उनके यहाँ, और उनके चीज़ों को हम क्यों यूज करेंगे भाई? बताइए, हम इतने तो गरीब नहीं हुए, हम इतने तो निर्धन नहीं हुए, है ना। इसलिए प्रेमघन जी कहते हैं कि भारत में भारतीयता नहीं दिखती। अब भारत के मनुष्य को जागना चाहिए और अपनी भारतीयता को सजीव रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करते अंग्रेजी उपभोग। सही तो कहा, अभी मैंने आपको तुरंत बताया है कि सारे के सारे लोग इंग्लिश मीडियम में भेजना पसंद करते हैं, अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन इससे क्या परिणाम निकलता है, वो अंग्रेजी को भी सही से नहीं समझ पाते। बस बोल चाल की भाषा में समझिए कि वो प्रयोग तो कर लेते हैं और उन्हें हिंदी तक बोलने नहीं आती, जो कि यह बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए मेरी 4 लाइन है जो मैंने अपनी कविता में लिखा है, उसके 4 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ, ज़रा सुनिएगा। मैंने लिखा कि जो हिंद देश में रहा नहीं वो हिंद की भाषा क्या जाने, जो ग्राम जीवन से दूर रहा वो आशा निराशा क्या जाने, जो इस दुनिया में संतुष्ट ना हो वो शख्स दिलासा क्या जाने, और जो भक्ति का मर्म न जाना हो वो भक्त की परिभाषा क्या जाने। जो हिंद देश में रहा नहीं वो हिंद की भाषा क्या जाने। मतलब आप हिंदुस्तान में तो रह रहे हो, लेकिन आप अपने दिमाग को, आप अपने मन को, आप अपने सोच को भेज दिए हो विदेश। तो आपका सोच तो विदेश से कनेक्टेड है, तो जो कुछ भी आएगा सब विदेशी आएगा। शरीर भले ही हिंदुस्तान में है, लेकिन आपका जो संस्कार है, आपका जो अंदाज है, वो सब का सब विदेशी हो जाता है, और भारतीयता के सामने विदेशी का कोई मोल नहीं रह जाता। ये मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ। फिर अगला दोहा है, अंग्रेजी वाहन वसन वेश, रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल, वस्तु देश विपरीत। कहा अंग्रेजी वाहन, हर तरह का प्रयोग जो होता है वो अंग्रेजी प्रयोग, विदेशी प्रयोग में लाया जा रहा है। यहाँ का जो तरीका है, यहाँ का जो वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा है, सबका सब विदेशी आ गया है ना। अंग्रेजी का ही रुचि रख रहा है, अंग्रेजी पढ़ना है, अपने बच्चे को ABCD पहले सिखाना पसंद करेगा, जबकि उससे भी तगड़ा है ये सिखा दिया जाए तो ये और भी प्रतिभा की बात होगी। आप देखें, हमारा जो हिंदी है ना, इसमें भरपूर, ये अमीर भाषा है, और वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी देखें, ये बहुत गरीब भाषा है। अगर हम अपने हिंदी की बात करें तो हमारे पास यदि पृथ्वी का दूसरा नाम पूछें तो काफ़ी सारे नाम है। धरा है, वसुंधरा है, भू है, भूमि है, काफ़ी सारे नाम आप ले सकते हो। वहीं आप अंग्रेजी में कहिए अर्थ और कहिए दूसरा नाम, है ना, तो वो वहाँ पर फेल कर जाते हैं। आप देखें, कुछ शब्द देखें, ये BUT, इसे आप क्या कहेंगे, बट, तो उसी तरह से PUT, इसे आपको कहना चाहिए पट, लेकिन ये नहीं होके ये है पुट, ये पुट है। अब देखिए, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू, लेकिन इस यू का उच्चारण है अ की तरह और इस यू का उच्चारण है उ की तरह। दोनों में फ़र्क देखें, ये कन्फ्यूज़न है, ये संदेहात्मक है अंग्रेजी भाषा। लेकिन वहीं हमारे हिंदी पर आइए, हर एक चीज़ों का इस स का अलग उच्चारण, इस स का अलग उच्चारण, इस स का अलग उच्चारण। 3 स है तो तीनों स का उच्चारण अलग होता है और तीनों स का अर्थ अलग अलग निकलता है कि नहीं। ये हमारे हिंदी की जो है विशेषता है। बताइए, हम अपनी हिंदी को कैसे त्याग दें भाई? तो इसलिए सबसे पहले आप हिंदी को पढ़ें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपको अपने घर में, ये तो सत्य नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कल्पना करने को कहता हूं, आपको अपने माता पिता का नाम याद ना रहे और इसके अलावे गांव के चारों तरफ के लोगों का नाम याद रहे। बताइए कितनी विडंबना की बात है, हंसी मजाक की बात है या नहीं, कितनी गलत बात है। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, आप भोज करा रहे हो,
आप फंक्शन करा रहे हो और उनमें आपने गांव के तमाम लोगों को खिलाया, अपने समाज के सभी लोगों को खिलाया, अगर आप अपने घर के माँ बाप को नहीं खिलाया, आप अपने परिवार के लोगों को नहीं खिलाया, तो क्या वो सफल हुआ? नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले आपको अपने परिवार से जुड़ना है। पहले आप मजबूत हो जाइए, फिर दूसरों के बारे में सोचिए। पहले आप खुद मजबूत नहीं होइएगा तो फिर दूसरों के बारे में आप क्या सोच पाइएगा? इसलिए पहले आपको खुद के चीज़ों पर ध्यान देना है, उसके अलावे आपको और चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो हमें सबसे पहले अपने हिंदी पर ध्यान देने हैं। हम अपने हिंदी पर जब ध्यान दे देंगे तो ये हो गया अच्छी बात। हिंदी के अलावे, हिंदी सीखने के बाद यदि हम अंग्रेजी सीखते हैं तो ये हो गया बहुत अच्छी बात, पंजाबी सीखते हैं बहुत अच्छी बात, नेपाली सीखते हैं बहुत अच्छी बात, फ्रेंच सीखते हैं बहुत अच्छी बात। लेकिन पहले हिंदी आपको सीखना है, उसके बाद दूसरे चीज़ों को सीखना है। ये सबसे ज़्यादा सुटेबल बात है, इन चीज़ों पर अमल किया जाए। आगे कहा गया, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुच लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय घिनात। कहा कि जैसे कि अगर कोई बोलता है ये भारत वाला है, अपने आप को लगता है ओह मतलब हमको भारतीय बोल दिया, हमको तो ऐसे बोलना चाहिए, हेलो है डैड, ये सब स्टाइल वो उसको पसंद आता है। अपने पिता को प्रणाम करना, ये सब संस्कार से ही हट गया है ना, प्रणाम करना है हमें उठ के, ये सब नहीं होता है। अब जो तरीकाएं आ गई है, अब जो अंदाज आ गए हैं, ये सब के सब अंदाज आ गए हैं कैसा बताइए? विदेशी अंदाज आ गए है ना। फिर कहा, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बस अंग्रेजी माल। आपके देश के लोग, भारत के लोग जितने भी वाणिज्य हैं, जो भी व्यापार करने वाले हैं, सबके दुकान में, सबके व्यापार गृह में आप देखेंगे क्या? अंग्रेजी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। जैसे आप दीपावली की बात करिए, दीपावली जो पर्व मनाया जाता है, आपको पता है दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है? इसमें दीपों को जलाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है दीपावली, है ना। अब दीपों को जलाने की परंपरा है तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, इसके पीछे विज्ञान का भी कुछ बातें हैं। तो क्या बातें हैं? तो उस वक्त जब दीपावली का सीजन आता है, जिस टाइम दीपावली पर्व मनाया जाता है, उस वक्त जो है पानी मतलब बाढ़ जो क्षेत्र है प्रभावित होने के बाद वो हटती है। तो उस समय क्या होता है, जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो चारों तरफ फैलते हैं, है ना, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए यदि हम छोटे छोटे दीपक को अपने अपने घरों में जलाते हैं तो उसके प्रभाव से वो जो बैक्टीरियाज हैं, वो जो छोटे छोटे जीव हैं, वो पलायन कर जाते हैं, वो हट जाते हैं। तो बताइए यहाँ से हमें सुविधा हुई कि नहीं हुई? यहाँ से हमें अच्छी बात हुई कि नहीं हुई? लेकिन हम इसके अलावे क्या करते हैं? अंग्रेजी का वो टिचुक 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 बल्ब लगा देते हैं अपने घरों में, है ना, वो लगाना बहुत पसंद करते हैं। और आपको खुद पता ही है, तो उन चीज़ों पर, इन सारे बल्बों पर जो वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो अब बताइए, यहाँ कीड़े भगाने थे और उल्टा हम उन लोगों को न्योता देते हैं, वारे दीपावली, है ना। घरों की सफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी विधान है। मैं कम समय में आपका जो है इस पाठ्य पुस्तक को मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। आगे सुनिएगा, जिनसों संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिएंगे वे यह कैसे खाम ख्याली। अब कवि जी, प्रेमघन जी नेता के बारे में कुछ बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई यहाँ के जो नेता हैं ये तो और बर्बाद करने के पीछे लग चुके हैं भारत को। वो कैसे? ये लोग विदेशी चीज़ों को ही बढ़ावा देना पसंद करते हैं। जैसे मैंने अभी दीपावली का जिक्र छेड़ा, यदि यहाँ के नेता लोग मिलकर, जो इन चीज़ों को संभालने वाले होते हैं, ये लोग मिलकर विदेशी चीज़ों को बंद कर दे, मतलब यहाँ एंट्री उसका बंद करा दिया जाए, और भारत में बनने वाले दीपों को, अगर यहाँ देखिए भारत का ही चीज़ है, भारत के ही मजदूर हैं, भारत के ही लोग बना रहे हैं और भारत में ही प्रयोग किए जाएं, बताइए हर तरह से फ़ायदा भारत वाले को ही हो रहा है। नहीं, हम लोग जो पैसा लगाएंगे ये पैसा जाना चाहिए विदेशी को। बताइए ये कितनी विडंबना की बात है ना। इसलिए कहा कि ऐसे नेता लोग जो खुद के धोती को नहीं संभाल पाते हैं वो देश को क्या संभालेंगे। ऐसे नेता लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने कार्यपद से, अपने कार्यपद से हट जाने चाहिए। अंत में इन्होंने कुछ बात कही है। इन्होंने कहा, दास वृत्ति की चाह चहूँ दिसी चार हूँ, बरर बढ़ाली करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानो हूँ बने डफाली। बहुत सुंदर बात इन्होंने नेताओं के बारे में, प्रेमघन जी ने नेताओं के बारे में और भी कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि दास वृत्ति, तो दास वृत्ति बनने की आदत लग गई है, अर्थात गुलामी करने की आदत, गुलाम में जीने की आदत लग गई है यहाँ के लोगों को। नेता लोग तो और गुलामी में जीते हैं, है ना। इन्होंने नेता लोग को डफाली कहा है। सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि कवि ने डफाली किससे और क्यों कहा है।
बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहता है। तो कवि ने नेताओं को डफा लिखा है, क्यों? ये झूठी प्रशंसा में लगे फिरते हैं विदेशी लोगों के, है ना, झूठी प्रशंसा करते रहेंगे। जैसे डफली बजाने वाला था ना, धड़ाम धड़ाम करके खूब बजाता है, उसी तरह से ये लोग सम्मानों की डफली बजा रहा है, प्रशंसा का झूठी डफली खूब बजा रहा है कि आप अच्छे हैं, आपका सामान बहुत सुंदर है, ये फायदा हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए कवि ने नेताओं को डफा लिखा है। ओके, तो यहाँ आज आपका पाठ्य पुस्तक होता है समाप्त। आज मैंने आपको आपके ही देश के विषय में कुछ बातें बताई है, जो कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने अपनी पाठ्य पुस्तक प्रेमघन सर्वस्व नाम के संकलन से इसको उद्धृत किया है, प्रकाशित किया है। और ये चीज़ें आज मैंने आपको बताया, ये देश से जुड़ी बातें हैं, इसलिए इन चीज़ों पर आप ज़रा अमल करिएगा। और यहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। इसलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और लेता हूँ आपसे विदा।